आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस किया था, ठीक ना। हमने देखा था कि सेकेंड लॉ को क्यों आना पड़ा। रीजन क्या था? फर्स्ट लॉ के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां थी और इन कमियों को दूर करने के लिए ही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वापस आना पड़ा, ठीक ना। कमियां क्या थी भी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एनर्जी को क्वांटिटी वाइज परिभाषित कर दिया, उसने उसकी क्वालिटी के तरफ ध्यान नहीं दिया, जो कि एक चूक थी। और इस चूक को सही करने के लिए सेकेंड लॉ को आना पड़ा। और इस चूक को किसने सही किया? क्वालिटी को किसने बताया? केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा बताया गया। एक जो दूसरी चूक हुई थी वो ये डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट का ट्रांसफर किधर से किधर होगा यह फर्स्ट लॉ के द्वारा नहीं बताया गया। और इस चूक को सही करने का काम किसने किया? क्लासियस ने किया। और इसके लिए क्लासियस ने अपना स्टेटमेंट दिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। क्लियर है? दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोगों ने देखा और केल्विन प्लैंक के ऊपर एक सिस्टम बेस्ड था जिसको कि हम लोगों ने हीट इंजन कहा, ठीक है। और क्लासियस स्टेटमेंट के ऊपर दो सिस्टम बेस्ड थे, यानी दो सिस्टम कार्य कर रहे थे। एक को हमने रेफ्रिजरेटर कहा था और दूसरे को हम हीट पंप कहते हैं। रेफ्रिजरेटर क्या था भाई? रेफ्रिजरेटर वो डिवाइस था जो चीजों को ठंडा करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक ना। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा सिस्टम है जो किसी बॉडी का टेम्परेचर किससे कम मेंटेन करता है? एटमॉस्फेयर से लो मेंटेन करता है। और हीट पंप एक ऐसा डिवाइस था जो किसी बॉडी का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर से ज्यादा मेंटेन करता था। तो इन दोनों डिवाइसेस के बारे में हमने पढ़ा, हमने हीट इंजन के विषय में पढ़ा। और एक चीज हमने और भी जानी, वो था थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, ठीक ना। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के अंदर हमने देखा कि यह दो तरह के थे। एक को हमने सोर्स कहा और एक को हमने सिंक कहा। और चाहे वो हीट इंजन हो, रेफ्रिजरेटर हो, हीट पंप हो, ये सभी के कार्य करने के लिए कम से कम कितने थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की आवश्यकता हो रही थी? दो, जिसमें एक सोर्स होना चाहिए था और दूसरा सिंक होना। हमने ये भी बात की कि कोई भी सिस्टम एक रिजर्वायर के साथ कार्य नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है तो ये सेकेंड लॉ का वायलेशन होगा। और यदि हम किसी ऐसे मशीन की कल्पना कर लेते हैं या ऐसा मशीन बना लेते हैं जो सिंगल रिजर्वायर के साथ कार्य कर रहा हो, या फिर जो हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट कर रहा हो, या फिर ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या फिर ऐसा सिस्टम जो हीट को लो टेम्परेचर बॉडी से कहां भेज सके? हाई टेम्परेचर, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी इनपुट के, तो इन सभी सिस्टम्स को हम क्या नाम देंगे? PMM2, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ काइंड 2। यहां तक क्या हमारी स्टडी हुई थी। आज इसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमें एक पहली साइकिल अपनी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल, ठीक है ना। आज हमें क्या सीखना है? कार्नोट साइकिल सीखना। सेकेंड लॉ में अगला जो कदम है आपका वो है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल आपके लिए पहली साइकिल होगी और सबसे महत्वपूर्ण साइकिल है। अगर इसकी वर्किंग को, इसको बनाने के तरीके को हम सीखेंगे तो आगे पूरा थर्मल इंजीनियरिंग साइकिल्स के ऊपर बेस्ड है। आज अभी तक हमने आपको पीवी डायग्राम सिखाया था, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम सिखाया था। और आज कार्नोट साइकिल में हम एक नया डायग्राम जिसको कि हम टीएस डायग्राम कहते हैं वो सीखेंगे, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम। टी फॉर टेम्परेचर एंड एस फॉर एंट्रोपी। तो आज हम एक नए डायग्राम के विषय में जानेंगे, टीएस डायग्राम। हम जो कार्नोट साइकिल बनाएंगे, पहले हम इस कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम बनाएंगे और फिर ये सीखेंगे कि कैसे इस पीवी डायग्राम को हम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी अर्थात टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, कार्नोट साइकिल के विषय में कुछ और भी रोचक चीजें हैं, उसको जाने। हम कार्नोट साइकिल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगेन मैं बताऊं कि यह काल्पनिक है। ये क्या है? जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, काल्पनिक को हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि इसके बाद हमें रियल साइकिल्स पढ़नी है। उनके परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर करेंगे? कार्नोट साइकिल से। तो हम एक आइडियल साइकिल के विषय में पढ़ेंगे, यानी कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल एंड
आइडियल साइकिल है। आइडियल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो रियल होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल एंड आइडियल साइकिल है, और आइडियल इसलिए है क्योंकि इस साइकिल को हम 100% रिवर्सिबल मानते हैं। और हमने पहले ही बताया है कि इस प्रकृति के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज रिवर्सिबल नहीं है, हर एक चीज इरिवर्सिबल है। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कार्नोट साइकिल है ये आइडियल है, और इसीलिए इसको हम 100% रिवर्सिबल कहते हैं। ठीक है, क्या है, कैसे है, आइए देखते हैं कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल, ठीक है। कार्नोट साइकिल के अंदर कुल कितने प्रोसेस है भाई? 4। साइकिल किसे कहा गया? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। साइकिल किसे कहते हैं भाई? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस को इस तरीके से कंबाइंड किया जाए कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाए? एक ही हो जाए, तब जाकर उस कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? साइकिल कह देते हैं। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस के कॉम्बिनेशन से मिलके बनी हुई साइकिल होती है। क्लियर है? कार्नोट साइकिल में कितने प्रोसेस है भाई? 4, और चारों के चारों रिवर्सिबल हैं। ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चारों के चारों प्रोसेस क्या है? कंप्लीटली रिवर्सिबल हैं, और इसलिए जब इनसे मिलकर साइकिल बनती है तो वो साइकिल भी क्या होती है? रिवर्सिबल साइकिल। और हमें पता है कि कोई भी 100% रिवर्सिबल चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब ये साइकिल काल्पनिक है, और इसीलिए इसे हम आइडियल मानते हैं। कई बच्चे के दिमाग में आता है कि कार्नोट साइकिल का मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। तो ये मैं पहले बता दूं कि ये चीज बिल्कुल क्या है? गलत है। किसी की भी एफिशिएंसी 100%, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो किसे बुरा लग जाएगा भाई? सेकेंड लॉ को। सेकेंड लॉ ने, कैल्विन प्लैंक ने कहा था किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। इंजन को हटा के सिस्टम लगा दें, किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अगर ऐसा हुआ तो वो सिस्टम क्या है? PMM2 है, जो कि काल्पनिक है और जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये वायलेट करता है किसको? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? तो ये कार्नोट साइकिल एक हाइपोथेटिकल अर्थात काल्पनिक साइकिल है, एक आइडियल साइकिल है, जिसके अंदर कुल कितने प्रोसेस हैं? 4, और चारों के चारों क्या हैं? रिवर्सिबल साइकिल है। चारों के चारों रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए इनसे बनने वाली साइकिल 100% रिवर्सिबल होती है। ठीक है, काल्पनिक और पढ़ क्यों रहे? क्योंकि इसके बाद हम रियल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके ऊपर हमारे सिस्टम कार्य करेंगे। उनके परफॉर्मेंस को हम किससे कंपेयर करेंगे? उस कंपैरिजन के लिए पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्नोट साइकिल। इस आइडियल साइकिल के साथ उनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए हम इस आइडियल साइकिल को पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और एक एक प्रोसेस के बारे में नाम लिखेंगे उसका। ठीक ना? तो पीवी डायग्राम पहले मैं ड्रॉ करता हूं।
आइए ठीक है, देखते हैं और जानते हैं कार्नोट साइकिल। तो यहां पर मैंने कार्नोट साइकिल का कौन सा डायग्राम ड्रॉ किया है? पी वी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम को ड्रॉ किया। ठीक है, यहां पर दिस इज द V3, this is V2, this is V4 and this is V1. Similarly, this is P1, this is P2, this is P4 and this is P3. ठीक है जी, आइए देखते हैं, सीखते हैं। और किसे? कार्नोट साइकिल। ध्यान दें, ये कार्नोट साइकिल है और कार्नोट साइकिल में हमने डिस्कस किया कि कुल 4 प्रोसेस है और ये चारों के चारों रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। इसलिए ये जो साइकिल है ये क्या है? रिवर्सिबल साइकिल है। पहला प्रोसेस जो है 1 से 2, 1 से 2, ये क्या है भाई? रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन प्रोसेस। आप कहेंगे सर हीट क्यों ऐड कर रहे हैं? हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा कि यदि आपको वर्क चाहिए तो आपको हीट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो किसी सिस्टम से यदि हम वर्क चाह रहे हैं तो उसे इनपुट के रूप में हम क्या देंगे? हीट देंगे। तो हीट एडिशन का मतलब हीट देना है, और सिस्टम को जब आप हीट देते हैं तो वो हीट क्या होती है? पॉजिटिव होती है। और यदि सिस्टम से हीट निकल जाए तो वो कौन सी हीट होगी? नेगेटिव हीट होगी। इन द सेम वे वर्क के लिए देखें, यदि वर्क सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन यदि वर्क सिस्टम के ऊपर करना पड़ रहा है तो वो क्या होगा? नेगेटिव। तो 1 से 2 में हीट एडिशन हो रहा है, यानी आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं। और इस दौरान कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है। सेकंड 2 से 3, ये है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, दैट इज आइसेंट्रोपिक। मैंने पहले जब प्रोसेस पढ़ाया था तो लिखाया था कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो है जिसमें एंट्रोपी क्या हो? कांस्टेंट हो। लेकिन साथ ये भी बताया था कि ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल के साथ साथ क्या हो? एडियाबैटिक हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, जो कि आज आप यहां देख रहे हैं। तीसरा प्रोसेस है 3 से 4। 3 से 4 क्या है भाई? रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस, यानी यहां पर हीट सिस्टम से कहां जा रहा है? बाहर। अब भाई कहेंगे सर अब पहले तो आपने हीट डाला, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्क चाहिए तो हमको हीट देना पड़ेगा, लेकिन आप हीट रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? ये हीट मैंने नहीं किया, ये केल्विन प्लैंक ने कहा है करने के लिए। याद है कल क्या कहा था? अगर आप हीट रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब कंप्लीट हीट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंप्लीट, जो कि क्या है? गलत है। इसलिए जो भी हीट आप ऐड करेंगे उसका कुछ हिस्सा जरूर कहां रिजेक्ट करना होगा? सिंक को, तभी जाके आपको वर्क मिलेगा। तो बात समझ में आ रही है? यहां पर आपने हीट एडिशन किया था और 3 से 4 जो कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, इस दौरान आपने हीट को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? फिर 4 से 1, 4 से 1 क्या है भाई? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, अर्थात दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। ध्यान दें, यहां पर 2 से 3 में मैंने एक्सपेंशन कहा था और 4 से 1 में मैं क्या कह रहा हूं? कंप्रेशन। ध्यान दें, मैंने बताया था एक्सपेंशन के दौरान जो वर्क होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। गैस जब एक्सपैंड होगी उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वर्क क्या होगा? और जब आप गैस को कंप्रेस करेंगे, मैंने बताया था कि साइकिल के हवा में जब पंप से भरते हैं तो काम कौन करता है? आप करते हैं सिस्टम के ऊपर। गैस को किसने दबाया? आपने। और ये वर्क क्या होगा? नेगेटिव। तो जब भी वॉल्यूम इंक्रीज करे गैस का, उस वर्क को हम एक्सपेंशन वर्क कहते हैं और वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और जब भी किसी गैस का वॉल्यूम कम हो, यानी आप गैस को क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, और ये वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो 2 से 3 के दौरान जो वर्क मिला, देखिए इसका एरो कहां जा रहा है? सिस्टम से बाहर जा रहा है, यानी ये वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया। जबकि 4 से 1 के दौरान देखिए एरो किधर है?
अंदर की तरफ, ये बता रहा है कि वर्क सिस्टम के ऊपर किया, यानी ये वाला वर्क 4 से क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और 2 से 3 वाला क्या होगा, पॉजिटिव। इन द सेम वे हीट एडिशन पॉजिटिव होगा और हीट रिजेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये 4 प्रोसेस हैं। अब एक चीज और सीखें, कार्नोट साइकिल में जो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन है, इसके दौरान प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। अब कहेंगे सर जब आप हमें सिखला रहे थे एबीसीडी तो आपने बताया था कि हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन के लिए 2 ही प्रोसेस होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट एडिशन तो दिखाया ही नहीं। मैंने आपको पहले 2 ही चीज सिखाई थी, सीपी एंड सीबी। एक में हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे था और दूसरे में हीट एडिशन कांस्टेंट। मैंने कहीं आपको नहीं कहा कि आप हीट एडिशन किस पे करें, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीजें संभव नहीं है। जब भी आप हीट ऐड करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, और जब भी आप हीट रिजेक्ट करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा। लेकिन कार्नोट साइकिल में क्या किया गया, इस तरीके से हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन किया गया कि टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल का मतलब देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। इसीलिए ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन पॉसिबल नहीं। बात समझ में आ रही है? और अगर है तो वो हमें दिखता नहीं है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन एक जगह होता है, कहां पे, हीट एडिशन हीट रिजेक्शन एक जगह होता है ड्यूरिंग फेज चेंज। याद कीजिए, लैटेंट हीट, गुप्त उष्मा। लैटेंट हीट जब ट्रांसफर हो रहा था, यानी जब फेज का चेंज हो रहा था, उस समय टेम्परेचर क्या था, कांस्टेंट। मैंने बताया था कि फेज चेंज ऑलवेज अकर्स एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। तो प्रैक्टिकली सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर कहां देखने के लिए मिलता है, ड्यूरिंग फेज चेंज, बट वो भी हमसे छुपा हुआ है, इसलिए तो उसका नाम लैटेंट या गुप्त कहा जाता है। वो भी हम देख नहीं सकते। इसलिए ये सिर्फ आइडियल सिचुएशन में ही पॉसिबल है कि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए क्या कर सकें, हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन कर सकें। इसीलिए कार्नोट साइकिल चूंकि आइडियल है, यहां पर इसको हम देख सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकली आप जहां जहां भी हीट एडिशन या हीट रिजेक्शन करेंगे तो 2 ही प्रोसेस होगा, या तो प्रेशर कांस्टेंट होगा या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो mCv dt, और यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो mCp dt। क्लियर है? इस तरीके से हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है। क्लियर है? तो ये प्रोसेस सारे आपको मालूम चल गए। इन प्रोसेस को 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से और 4 को 1 से जब हमने जोड़ दिया तब ये क्या बन गया, एक साइकिल बन गया। और इसी साइकिल को हम लोगों ने क्या कहा, कार्नोट साइकिल कहा। क्लियर है? कितने प्रोसेस हैं और ये साइकिल रिवर्सिबल और आइडियल क्यों है? आइडियल इसलिए है क्योंकि हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन करा रहे हैं, जो कि प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये आइडियली ही पॉसिबल है। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका पीवी डायग्राम है। अब हमें सीखना है कि इस प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से एक नया डायग्राम, जिसे हम कहेंगे टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, टीएस डायग्राम, कैसे बनाया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ध्यान दें, दिमाग में बात आती होगी कि जब पीवी डायग्राम था तो जबरदस्ती टीएस डायग्राम क्यों पढ़ा रहे हो भाई। हाँ, ध्यान दें, कार्नोट साइकिल में जो प्रोसेसेस हैं वो या तो आइसोथर्मल हैं या फिर आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक ना, और आइसेंट्रोपिक का मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो हमें एक ऐसा डायग्राम चाहिए था जिसमें हम इस आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस को देख सकें। इसीलिए हमने क्या किया कि एक नया डायग्राम बना लिया
जो किसके किसके बीच में है, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी, ताकि कार्नोट साइकिल के प्रोसेस को हम इस डायग्राम पर देख सके और सीख सके। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? आइए, कैसे यहां से यहां जाना है, और सिर्फ यहां से यहां नहीं, किसी भी पीवी डायग्राम को कैसे टीएस डायग्राम में कन्वर्ट करना होगा, इस कन्वर्जन को सीखिए, ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं हम प्रोसेस 1 से 2 को। 1 से 2 पीवी डायग्राम के ऊपर किस तरह का प्रोसेस है भाई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, ठीक है। रिवर्सिबल आइसोथर्मल का मतलब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 1 से 2 क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब आपको इस टीएस डायग्राम पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जिसके दौरान टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? आपको पता है कि 1 से 2 आइसोथर्मल है, इससे इसका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब जब हम यहां पे जाएंगे तो हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो लाइन हमें यह दिखा सके कि 1 से 2 तक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो कैसे करेंगे भाई, बताइए, इस पे कैसी लाइन ड्रॉ करें? कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दें, कोई भी, एनी। हमने एक लाइन खींच दिया, इसको मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। इस प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर क्या होगा, कैसे भाई, अगर हमको 1 का टेम्परेचर चेक करना तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, इस पे चेक करेंगे, यहां मिलेगा T1। 2 का चेक करना होगा तो वो भी कहां आएगा, यहीं पे, T1 इज इक्वल टू। तो क्लियर है कैसे 1 से 2 को हम कन्वर्ट करेंगे पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1 से 2 के लिए क्या कर रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, इसको हमने मान लिया 1 और इसको हमने मान लिया 2। 1 से 2, अब ध्यान दें, यहीं पर आपको क्या मिलेगा, 1, और यहीं पर क्या मिलेगा, T1 इज इक्वल टू T2। इन दोनों को हम मान लेते हैं किसके बराबर, TH। TH का मतलब T हायर। आप कहेंगे सर T हायर क्यों माना, कल जब आपको मैंने हीट इंजन पढ़ाया था तो उसमें एक हायर टेम्परेचर था और एक लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर सोर्स का था और लोअर टेम्परेचर सिंक का। तो चूंकि यहां पर हीट एडिशन हो रहा है, यानी ये हीट देने वाला है, यानी क्या है, सोर्स है, तो सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता, हाई होता है। इसीलिए T1 इज इक्वल टू T2 किसके बराबर मान लिया, T हायर के बराबर मान लिया। क्लियर है ना। 2 पे पहुंच गए। 2 से 3 एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान क्या कांस्टेंट है, ध्यान से दीजिए। 2 से 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस था, और रिवर्सिबल एडियाबैटिक को आप क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक में क्या कांस्टेंट, एंट्रोपी कांस्टेंट। यानी 2 से 3 हमें एक ऐसी लाइन यहां ड्रॉ करनी होगी जो हमें यह दिखा सके कि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। अब एंट्रोपी किस एक्सिस पे है भाई, इस एक्सिस पे है। अगर हमें एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है तो लाइन कैसी खींचनी होगी, वर्टिकल। क्लियर है? सो दिस इज 2 to 3। बात समझ में आई? 2 से 3 एक वर्टिकल लाइन है जो ये दिखला रहा है कि यहां पर S2 किसके बराबर है, S3 के बराबर है। दैट इज S क्या है, कांस्टेंट है, एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट। बात समझ में आई? तो हमने अब 1 से 2 को टीएस डायग्राम पर ले लिया, 2 से 3 को भी टीएस डायग्राम पर ले लिया। नेक्स्ट 3 to 4। अब 3 से 4 को हमें कहां लेना है, टीएस डायग्राम के ऊपर। और 3 से 4 कैसा प्रोसेस है भाई, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अगर ये आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर क्या रहना चाहिए भाई, कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन दिखाना है 3 से 4 तक, यहां पर तो लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे, अगेन हॉरिजॉन्टल। अब फिर से ध्यान से समझें, फिर दिमाग में बात आई कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ही ड्रॉ करना है तो इधर क्यों नहीं कर दिया भाई, क्योंकि ये साइकिल कैसे घूम रही थी, क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। इसीलिए हम इधर आएंगे ना कि इधर जाएंगे।
तो अब देखिए 3 से 4, ये क्या हो गया, एक कैसा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें 3 से 4 तक टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और ये बताने के लिए हम यहां पे आएंगे T3 इज इक्वल टू T लोअर। लोअर क्यों माना भाई, क्योंकि यहां पर हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, और हीट रिजेक्ट हमेशा सिंक को होती है, और सिंक कौन होता है, जिसका टेम्परेचर क्या हो, लोअर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नाउ 4 के बाद, 4 से कहां जाना है भाई, 1 जाना है, और 4 से 1 कैसा प्रोसेस है भाई, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, जो प्रोसेस रिवर्सिबल और एडियाबैटिक होता है उसे क्या कहते हैं, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कौन होता है, जिसके लिए क्या कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट हो। और अगर हमें अब 4 से एक ऐसी लाइन खींचनी है जिसमें क्या चीज कांस्टेंट रहना चाहिए, एंट्रोपी, तो लाइन कैसी बनेगी भाई, वर्टिकल। फोर टू वन। तो इस तरीके से हमारी एक साइकिल बन गई। ये है कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम, और ये है कार्नोट साइकिल का टीएस डायग्राम। यहां पर भी आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर बताइए, S1 इज इक्वल टू S4। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या दिखा सकते हैं, यहां दिखाएंगे हीट एडिशन, और यहां पर दिखाएंगे रिजेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीवी डायग्राम को किसमें कन्वर्ट कर पाते हैं, टीएस डायग्राम में कन्वर्ट कर पाते हैं। क्लियर है। चलिए, अब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कार्नोट साइकिल का, ठीक ना। अगला काम है कार्नोट साइकिल की क्या निकाल लेना, एफिशिएंसी निकाल लेना, ठीक ना। अभी हमने बात की कि कार्नोट साइकिल चूंकि आइडियल होती है, इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन कभी भी 100% नहीं हो। इस लाइन को गांठ बांध के रखना है, क्योंकि बाद में स्टूडेंट कहते हैं कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी का मतलब कितना, 100%, जो कि क्या है, गलत। मैक्सिमम होने का मतलब ये नहीं कि कहां पहुंच जाएगा वो 100, अधिकतम होगा 80%, 90%, 95%, लेकिन कभी भी 100% नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट हमें देखना है क्या, क्या निकालने के लिए, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। यहीं पर सीखेंगे हम लोग। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे निकालना है हमें एफिशिएंसी। ठीक, एफिशिएंसी निकालने के लिए चूंकि ये 4 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है ना। कार्नोट साइकिल कितने प्रोसेस से मिलकर बना है भाई, 4 प्रोसेस से मिलकर बना हुआ है। तो साइकिल बनाने के लिए क्या किया गया है, इन सभी प्रोसेस को आपस में क्या कर दिया गया है। हम क्या करेंगे, सभी एक एक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लिखेंगे, और फिर उन चारों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये किसके लिए मिल जाएगा, साइकिल के लिए। ठीक ना। तो हम यूज कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics for process 1 to, for the process इसके लिए 1 से 2 के लिए। 1 से 2 के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख रहे हैं। चूंकि 1 से 2 क्या है, एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के लिए हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या सीखा है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। यही सीखा है कि किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है dq इज इक्वल टू du प्लस। तो ये इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप इसके लिए लिखेंगे तो क्या मिलेगा भाई बताइए, इस दौरान कितना हीट एडिशन है, dq क्या है, हीट एडिशन।
प्रोसेस 1 से 2 के लिए हीट ट्रांसफर, DQ का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर, और हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है? Q एडिशन। तो हम लिख सकते हैं Q एडिशन इज इक्वल टू DU। DU का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखिए प्रोसेस 1 से 2 के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज? U2 माइनस, क्लियर है? U2 माइनस U2 माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या? वर्क डन। वर्क डन कितना होगा भाई? प्लस W, और इसको हम 2 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? चूंकि वर्क क्या है? पाथ फंक्शन है, तो वर्क हम लिखेंगे 1 to 2। क्लियर है? फिर से देखिए, ये है फर्स्ट लॉ, DQ इज इक्वल टू DU प्लस, तो DQ का मतलब हीट ट्रांसफर, और यहां पर 1 से 2 के दौरान कितना हीट ट्रांसफर है? Q एडिशन इज इक्वल टू DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1 प्लस वर्क डन। इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क हुआ, तो इस वर्क को हम लिख रहे हैं W1 से लेकर के 2, चूंकि ये एक पाथ फंक्शन इसलिए इसको ऐसे लिखा जाए। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? दिस इज, ये किसके लिए है? प्रोसेस 1 से। नेक्स्ट फॉर 2 to 3, अगर 2 से 3 के लिए लिखें, ठीक ना, 2 से 3 के लिए लिखें, तो 2 से 3 के दौरान कितना हीट ट्रांसफर है भाई? 0। चूंकि ये प्रोसेस 2 से 3 एडियाबैटिक है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर भाई? 0। तो 2 से 3 के लिए हीट ट्रांसफर हो गया 0 इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 3 माइनस U3 माइनस प्लस वर्क डन 2 से 3 के दौरान, दैट इज W2 to 3। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर प्रोसेस 3 to 4 क्या हो जाएगा भाई बताएं? 3 से 4 के दौरान DQ कितना होगा? Q, आप ध्यान दें, Q रिजेक्शन। अगर हीट रिजेक्शन पॉजिटिव की नेगेटिव, ये चीज मेंशन करना होगा। जहां पॉजिटिव है वहां तो मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि ये हीट रिजेक्शन है, इसके सामने क्या लगाना होगा? क्योंकि ये हीट रिजेक्शन है और सिस्टम से जो हीट बाहर जा रहा है दैट इज नेगेटिव, ठीक ना, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगा भाई? 4 माइनस, ठीक है, प्लस वर्क कितना? W, बताइए 3 to 4 सही है? नहीं, आपने फिर ध्यान नहीं दिया। देखिए यहां से यहां तक वॉल्यूम बढ़ा है, यहां से यहां तक वॉल्यूम, लेकिन यहां से यहां क्या हो रहा है? अगर वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा, घटेगा नहीं, नेगेटिव होगा। वॉल्यूम घटना कंप्रेशन में घटता है कि एक्सपेंशन में घटता है? तो कंप्रेशन वर्क कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो 3 से 4 में जो वर्क होगा ये पॉजिटिव नहीं होगा, ये क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आई? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा भाई? 4 से 1 में हीट ट्रांसफर कितना होगा? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी 1 माइनस U1 माइनस, और वर्क कैसा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। अगेन देखिए यहां से यहां का वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन वर्क इज नेगेटिव, माइनस W4 to 1। अब ये हमने चारों ही प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया, ठीक ना। जब हम इन चारों को जोड़ देंगे तो ये फर्स्ट लॉ किसके लिए होगा? साइकिल के लिए। तो अब हमें फर्स्ट लॉ किसके लिए लिखना है? कार्नोट साइकिल। तो हम क्या करेंगे? सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो हमने इन चारों इक्वेशन को आपस में क्या कर दिया? ऐड कर दिया।
ऐड करने से क्या होगा भाई, ध्यान दें, जब भी हम प्रोसेस को साइकिल में कन्वर्ट करते हैं ठीक है, जब भी हम प्रोसेस को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस को किस में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल, तो कौन सी चीज जीरो हो जाती है, डी यू, क्योंकि यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, और वो पॉइंट फंक्शन होती है, और किसी भी साइकिल में पॉइंट फंक्शन में कितना चेंज होता है भाई, जीरो। ये चीज हमने पहले सिखाया है आपको कि किसी भी साइकिल में किसी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू, चेंज इन पॉइंट फंक्शन कितना होगा, जीरो, क्योंकि पॉइंट फंक्शन की वैल्यू सिर्फ दो चीजों पर निर्भर करती है, इनिशियल एंड, और साइकिल में दोनों क्या हो जाती हैं भाई, सेम, तो इंटरनल एनर्जी का हिस्सा क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए यहां भी हो रहा है, जैसे ही आप जोड़ेंगे, जोड़ते ही देखिए -u1 और ये प्लस u4 और ये -u4, ये +u3 और ये +u2 और ये सारा इंटरनल एनर्जी क्या हो गया, क्योंकि जैसे ही हम चारों को जोड़ेंगे ये सारे प्रोसेस मिलके क्या बना देंगे, एक साइकिल, और साइकिल में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इंटरनल एनर्जी एक प्रॉपर्टी है, दैट इज अ पॉइंट फंक्शन। क्लियर है, तो बचा क्या भाई, इधर से देखें, जोड़ने पर यहां क्या मिलेगा, Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन इज इक्वल टू, इधर देखें, W12 प्लस W23 माइनस W34 प्लस W4। बताइए कोई शंका है, इन दोनों को हमने एज यूजुअल लिख दिया और इन दोनों में से माइनस क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ये W34 प्लस W41 बन गया। क्लियर है, देखें जरा, Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन, इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, नेट हीट ट्रांसफर इन द साइकिल। क्यों भाई, आपने साइकिल में 10 किलो जूल ऐड किया और 4 किलो जूल निकल के कहां चला गया, बाहर, तो एडिशन 10 माइनस रिजेक्शन 4, बचा क्या, 6, ये 6 क्या है, नेट हीट ट्रांसफर। साइकिल में नेट कितना हुआ भाई, हमने 10 दिया और 4 बाहर चला गया, तो नेट कितना हुआ, 6, ठीक ना, एंड दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, ये क्या है, पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव वर्क, लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, W12 और 23 इस दौरान एक्सपेंशन हुआ है, और एक्सपेंशन का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। 3, 4 और 4, 1 के दौरान कंप्रेशन हुआ है, और कंप्रेशन वर्क क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, नेट हीट ट्रांसफर को क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ dq, किसमें, ये किसके बराबर है, समेशन ऑफ dw, किसमें, ये पॉजिटिव वर्क माइनस नेगेटिव। 10 किलो जूल पॉजिटिव वर्क है और 4 किलो जूल, तो 10 में से 4 को माइनस कर दिया, जो बचा वही क्या हुआ, नेट वर्क आउटपुट। क्लियर है, यानी अब देखिए फिर से वही आ गया, साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ क्या होता है भाई, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। आ गया, कार्नोट साइकिल के लिए समेशन ऑफ dq साइकिल इज इक्वल टू समेशन ऑफ dq dw साइकिल। समेशन का मतलब क्या होता है, जोड़, समेशन का मतलब सम, ठीक ना, तो नेट हीट ट्रांसफर किसके बराबर है, नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर है। क्या आया, जो चीज हमें मिली फॉर कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के लिए मिला आपको नेट हीट
ट्रांसफर किसके बराबर आया? वर्क ट्रांसफर। बात समझ में आई? किसके लिए है ये? कार्नोट साइकिल के लिए। और अगर थोड़ा ध्यान से समझें तो ये नेट हीट ट्रांसफर किसके बराबर था? इसके बराबर था। Q एडिशन माइनस इज इक्वल टू लिख सकते हैं नेट हीट ट्रांसफर को Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा? नेट वर्क ट्रांसफर के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं? एफिशिएंसी। ये चीज एफिशिएंसी के लिए जरूरी थी, क्योंकि एफिशिएंसी हमारा टॉपिक क्या था? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। नाउ एफिशिएंसी क्या होता है भाई? आउटपुट बटा आउटपुट बटा इनपुट। क्लियर है? कार्नोट साइकिल का आउटपुट क्या है? वर्क। कार्नोट साइकिल का आउटपुट क्या मिलेगा हमें? वर्क। और इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे हैं? हीट। तो जरा देखिए, आउटपुट में आपको मिला है नेटवर्क ट्रांसफर, नेटवर्क अपॉन इनपुट के रूप में आपने क्या किया है? कितना दिया हीट? देखिए इनपुट तो यही है ना, ये तो रिजेक्शन है। आपने खर्च कितना किया था? इतना। तो इनपुट के रूप में आपका Q एडिशन। बात समझ में आई? अब देखें जरा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेटवर्क किसके बराबर है? Q एडिशन माइनस Q रिजेक्शन अपॉन क्या आएगा? Q एडिशन। दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, 1 माइनस रिजेक्शन अपॉन, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्लियर है? इस तरीके से हम कार्नोट साइकिल की क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी निकालते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमें एफिशिएंसी कार्नोट साइकिल क्या मिली भाई? 1 माइनस Q रिजेक्शन अपॉन, यही मिला है ना। अब इसे सॉल्व करना होगा। अगर आपको फाइनल इक्वेशन चाहिए तो आपको हीट रिजेक्शन की वैल्यू लिखनी होगी, और हीट एडिशन की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई? देखेंगे, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस Q रिजेक्शन। हीट रिजेक्शन किस प्रोसेस के दौरान हुआ? कौन सा प्रोसेस था? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल था ना। और याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट रिजेक्शन कितना होगा? सब भूल गए? मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है। सिर्फ ये किसके केस में होता है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल का हीट ट्रांसफर कितना आया था? C log V2 बाई, याद है? C log V2 बाई V। अब देखिए जरा ध्यान से, यहां जो हमने कार्नोट साइकिल ड्रॉ किया था 1 2 3 एंड 4, यही था ना। और हीट रिजेक्शन यहां से यहां तक है, ठीक है? 3 से 4। क्लियर है? तो इसके लिए जब आप हीट रिएक्शन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? MRT, और T के साथ लोअर या हायर? हीट रिजेक्शन किस पे हुआ? लोअर की हायर पे? लोअर पे। MRT लोअर, लॉग क्या?
V2 बाई V1 होता है। जरा ध्यान से देखिए, 1 से 2, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, 1 से 2, ठीक ना। इसके दौरान हम जो लिखते हैं क्या, हीट ट्रांसफर, वो कितना आता है भाई, C log V2 बाई, यही आता है ना। V2 बड़ा वॉल्यूम है और V1 क्या है, छोटा वॉल्यूम है। V1 इतना ही है ना भाई, और V2 इतना है। क्लियर है, V2 बाई V1। इसी C को हमने लिखा है MRT, लिख सकते हैं ना, C इज इक्वल टू MRT। चूंकि यहां पर हमारा टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसलिए C ना लिख के हम पूरा MRT लिख रहे हैं। MRT log V2 बाई V1, बड़ा वॉल्यूम बटा। अब बताइए भैया, यहां जो प्रोसेस था वो 3 से कहां जा रहा था, तो यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V3 बड़ा है ना, और V4 क्या है, सो इट इज V3 बाई, और ये T 3 से 4 के दौरान लोअर टेम्परेचर है। हीट हमेशा लोअर टेम्परेचर पर रिजेक्ट होता है, सिंक हमेशा कहां होता है, लोअर टेम्परेचर। तो ये T क्या हो जाएगा, T लोअर। बात समझ में आई। अब देखिए हीट एडिशन कहां पे हुआ था, 1 से 2 के दौरान। तो जब आप हीट एडिशन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, MRT। अब T लोअर होगा कि हायर होगा, हायर, ठीक है ना, क्योंकि हीट एडिशन सोर्स से होता है और सोर्स का टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, ज्यादा। T हायर लॉग, अगेन बड़ा वॉल्यूम बटा, बड़ा वॉल्यूम कौन है, 2, और छोटा वॉल्यूम कौन है, दैट इज V2 अपॉन। क्लियर है। तो देखिए MRT लोअर लॉग क्या होगा, अपॉन MRT हायर लॉग V2 बाई। क्लियर है भाई। और ये चीज हमने आपको पहले ही डिराइव कराया है जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क ट्रांसफर निकाला था और हीट ट्रांसफर निकाला था। पिछले वीडियोस में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये चीजें मिल गई आपको। इसमें से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो यहां से मिला एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, और इसके साथ में क्या है, लॉग V3 अपॉन V4, इधर क्या मिला, लॉग V2 अपॉन। ठीक है जी। चलिए अब देखिए, इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको मैंने कुछ इक्वेशंस डिराइव कराए थे, और वो इक्वेशंस थे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में, वॉल्यूम एंड, ये सब मैंने डिराइव कराया है, ठीक ना। तो यहां पर 2 एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, कौन कौन से भाई, 2 से 3 एंड 4 से 1, ठीक ना। तो सबसे पहले फॉर 2 से 3 एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने एक रिलेशन बताया था टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अच्छा, अब हम ये कर क्यों रहे हैं भाई, क्योंकि हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है, T1 बाई T2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 टू द पावर गामा माइनस। यही रिलेशन तो डिराइव कराया था, और मैंने कहा था कि इसको याद रखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जरा देखिए 2 से 3 भी एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यही सेम चीज हम 2 से 3 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं ना। तो जरा देखिए क्या लिखेंगे भाई, T2 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V2 टू द पावर, कैन बी राइट, लिख सकते हैं T2 बाई T3, यहां T1 बाई T2 था, इसके अनुसार तो T1 बाई T2, और हमें किसके लिए अप्लाई करना है, 2 से 3 के लिए, तो ये हो जाएगा T2 बाई इज इक्वल टू, देखिए T1 ऊपर है तो यहां पर V1 कहां है, नीचे, तो यहां T2 ऊपर है तो V2 कहां होगा, क्लियर है। T2 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V2 टू द पावर गामा माइनस,
और फॉर प्रोसेस 4 to 1, इसके लिए क्या लिख सकते हैं भाई? इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हाँ जी, T1/T4, T1/T4 इज इक्वल टू V4/V1 टू द पावर, लिख सकते हैं ना? हाँ जी, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, T2 किसके बराबर है? T2 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T हायर। T1 T2 1 से 2 कैसा प्रोसेस है भाई? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब T1 किसके बराबर होगा? और उसको हमने किसके बराबर माना था? हायर। सिमिलरली T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T लोअर। 3 से 4 फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट, दैट इज T3 बराबर T4। और चूंकि यहां पर हीट रिजेक्शन हो रहा है, हमने इसको किसके बराबर मान लिया? लोअर के बराबर मान लिया। अब जरा देखिए, T2 किसके बराबर है? T1 के। और T3 किसके बराबर है? T4। इसका मतलब दोनों इक्वेशन, अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन, इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? बराबर हो गया। यदि किसी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? ये चीज क्लियर है? अब जरा देखिए, अगर राइट हैंड साइड बराबर होगा सो V3/V2 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू V4/V1 टू द पावर गामा माइनस, लिख सकते हैं? देखें, अगर ऐसा है तो V3/V2 इज इक्वल टू V4/V1 लिख सकते हैं। दोनों साइड से गामा -1 गामा -1 को क्या कर दिया? हटा दिया। अब देखिए क्या बचा, यहां जरा देखिए, यहां क्या है? V3 और नीचे क्या है? V3/V4 इज इक्वल टू V2, इसको रीअरेंज कीजिए। V3 इसको इधर ले आइए नीचे, इज इक्वल टू इसको ऊपर कर दीजिए। आया? क्या मिला आपको? V3/V4 किसके बराबर आया? V2/V। यदि ऐसा है तो ये log V3/V4 इज इक्वल टू log V2/V1 भी होगा। दोनों साइड log लीजिए, log V3/V4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log V2/। क्लियर है? और जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? ये टर्म और ये टर्म। बचा क्या एफिशिएंसी में भाई? एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T लोअर बाई, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। यहां से जो सबसे बड़ी चीज सीखने के लिए मिलती है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी को किसी से लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ किससे मतलब है? लोअर टेम्परेचर एंड हायर। अगर आपको सिर्फ 2 टेम्परेचर मालूम है तो आप किसी भी कार्नोट साइकिल की क्या निकाल सकते हैं? एफिशिएंसी। यानी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हर चीज से इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ किससे मतलब रखती है? लोअर टेम्परेचर एंड हायर। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्लियर है? अब देखिए, जब हमने कार्नोट साइकिल सीख लिया तो कार्नोट साइकिल के ऊपर यदि हीट इंजन कार्य कर रहा है तो उस हीट इंजन का नाम क्या होगा? कार्नोट हीट इंजन। और यदि रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? कार्नोट रेफ्रिजरेटर। और यदि हीट पंप काम कर रहा है तो उसका नाम क्या होगा? कार्नोट हीट पंप। बात समझ में आ रही है? तो जो भी डिवाइस, जो भी सिस्टम कार्नोट साइकिल के ऊपर कार्य करेगा, अगर वो हीट इंजन है तो कार्नोट हीट इंजन कहलाएगा, यदि वो रेफ्रिजरेटर है तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर कहलाएगा, और यदि वो हीट पंप है तो वो कार्नोट हीट पंप है। और चाहे वो हीट इंजन की एफिशिएंसी निकालनी हो या रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की क्या निकालनी हो? सीओपी निकालनी हो। क्या निकालनी हो भाई? सीओपी निकालनी। ठीक ना? उसके लिए हम यही फॉर्मूले का यूज करेंगे, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन।
यहां से आपको एक बहुत बड़ी चीज सीखने के लिए मिलती है। देखिए क्या, आपकी एफिशिएंसी क्या आई, 1 माइनस टी लोअर अपॉन। जरा ध्यान से देखेंगे, यहां बहुत एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। क्या है भाई, देखेंगे एफिशिएंसी को थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, आउटपुट बटा आउटपुट बटा इन, यही लिखा था ना। और आउटपुट के रूप में आपको मिला था नेट वर्क, और इनपुट के रूप में आपने दिया था हीट एडिशन दिया था। इसको आपने लिखा था क्यू एडिशन माइनस क्यू अपॉन क्यू एडिशन। तो यहां से एफिशिएंसी क्या आएगा, 1 माइनस क्यू एडिशन अपॉन क्यू एडिशन कितना हो गया, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन, ठीक है। इसे मान ले इक्वेशन नंबर 2 और इसे मान ले इक्वेशन नंबर। जरा ध्यान से दोनों देखें, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इसका अगर आप देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये भी एफिशिएंसी है और ये भी एफिशिएंसी है। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा। इसका मतलब है 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर किसके बराबर है, 1 माइनस क्यू रिजेक्शन अपॉन क्यू। ये और ये कैंसिल, माइनस और माइनस भी, दैट इज टी लोअर अपॉन टी हायर इज इक्वल टू क्यू रिजेक्शन अपॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, this equation is going to be work as a base for the next chapter एंट्रोपी। ये जो इक्वेशन है यही आपके अगले चैप्टर एंट्रोपी का क्या है, बेस है, ठीक ना। T लोअर अपॉन T हायर इज इक्वल टू Q रिजेक्शन अपॉन Q एडिशन। बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। इसको हमेशा ध्यान रखें। टी लोअर, ध्यान दे, लोअर टेम्परेचर वो था जिस पे हीट रिजेक्ट हुई थी और हायर टेम्परेचर वो था जिस पे हीट ऐड हुई थी। इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल किसके लिए, फॉर कार्नोट साइकिल। ये इक्वेशन किसके लिए आया, ये इक्वेशन किसके लिए आया है, और कहें कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए, क्योंकि अकेला यही तो रिवर्सिबल है। कार्नोट साइकिल ही क्या है, 100% रिवर्सिबल है। तो इसको लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2, ठीक ना। ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह से इच्छा है। यहां पर T1 को हमने मान लिया क्या, लोअर, और T2 को हमने मान लिया हाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अब देखिए यहां से क्या क्या आने वाला है भाई। कल आपने कार्नोट हीट इंजन पढ़ा और हीट इंजन की एफिशिएंसी निकलवाई थी मैंने। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कितना आया था भाई, बताइए। 1 माइनस, कल हीट इंजन की एफिशिएंसी निकलवाई है, कितना आया है, Q1 माइनस, हाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यही आया था ना, ठीक है। अब देखिए, चूंकि ये हीट इंजन यदि कार्नोट के ऊपर होगा तो ये हीट इंजन कौन होगा, कार्नोट हीट इंजन होगा। तो Q1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 बाई लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, दिस इज T1, ये है हीट इंजन और ये है T2। यहां से आया था Q1, यहां गया था Q2 और यहां मिला था, ठीक ना। Q1 हीट एडिशन था, हीट इंजन को दिया गया था, और Q2 हीट रिजेक्शन था। हीट रिजेक्शन किसको हुआ था, लोअर टेम्परेचर को, और हीट एडिशन कहां पे हुआ था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस Q2 को क्या लिख सकते हैं, T2, और Q1 को क्या लिख सकते हैं। क्यों लिख दिया भाई ऐसा, इसके कारण लिख दिया, इसके कारण, क्योंकि T लोअर अपॉन T हायर। जरा ध्यान से देखिए, वहां पे देखिए, वहां पर T लोअर कौन सा है, T2, और T हायर कौन सा है, इज इक्वल टू Q रिजेक्शन कितना है, Q2, और Q एडिशन कितना है भाई, Q1। T2 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई Q1।
इसीलिए यहां Q2 बाई Q1 की जगह क्या पुट कर दिया, T2 बाई। बात समझ में आई? तो अगली बार से यदि कारनॉट हीट इंजन दिया रहे और उसकी एफिशिएंसी निकालनी हो तो सिर्फ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, हायर टेम्परेचर एंड, या फिर कहें सोर्स का टेम्परेचर और सी। बात समझ में आ रही है? इन द सेम वे अगर आप COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कल आपने निकाला था, ठीक ना, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या आया था भाई, देखिए जरा, Q2 अपॉन Q1 माइनस Q2, यही आया था ना। इसको आप अगर ये रेफ्रिजरेटर कारनॉट रेफ्रिजरेटर हो तो इसका COP क्या लिखेंगे, T2 अपॉन T1 माइनस। क्लियर है? अगर हीट पंप होता, COP ऑफ हीट पंप, तो COP हीट पंप का कितना आया था भाई, Q1 अपॉन, इसको अगर ये हीट पंप कारनॉट हीट पंप होता तो इसका COP कितना हो जाता, T1 अपॉन। यानी अगर किसी भी सिस्टम के आगे किसी, रुक गया, उसकी सांसें बंद हो गई मेरे ख्याल से, चल रहा है अभी, कुछ देर चलेगा, 10% बचा है, चलो टॉपिक भी खत्म हो रहा है। तो अगर कारनॉट हीट पंप है तो इसके COP को भी हम टेम्परेचर के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी किसी भी सिस्टम, चाहे वो हीट इंजन हो, रेफ्रिजरेटर हो या आपका हीट पंप हो, यदि उनके सामने कारनॉट वर्ड लग गया या फिर रिवर्सिबल वर्ड लग गया, ध्यान दें, अब कारनॉट किसका सिनोनिम बन गया है, रिवर्सिबल का। अगर रिवर्सिबल लिखा है या कारनॉट लिखा है तो उसकी COP निकालनी हो या एफिशिएंसी निकालनी हो, इसके लिए हमें सिर्फ लोअर टेम्परेचर और हायर, इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता नहीं। इस पे कम से कम 50 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, ठीक ना। किसके ऊपर, कारनॉट हीट इंजन, कारनॉट रेफ्रिजरेटर एंड कारनॉट हीट पंप। अगली क्लास में मैं आपको इस पे, आज मैं न्यूमेरिकल कराने वाला था लेकिन चूंकि टॉपिक ही कवर नहीं हुआ, मैं नहीं करा पाया। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर कम से कम 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्लास में सॉल्व कराऊंगा, और उसके बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लॉ का कराया था और कहा था कि आप कोई भी प्रॉब्लम उठा लीजिए डिप्लोमा लेवल पे, किसी भी एग्जाम में आया हुआ आप उसको कर पाएंगे, और वही सेकंड लॉ के साथ होगा। सेकंड लॉ के 4 प्रॉब्लम क्लास में कराऊंगा, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो आज यही रहने देते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।